हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आर्द्र भूमि के बारे में पढ़ेंगे, तो कृपया वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आर्द्र भूमि क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो आर्द्र भूमि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं। तो आर्द्र भूमि स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र होता है, यानी स्थल यानी जमीन और पानी के बीच का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जीव जंतु निवास करते हैं, उसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं। ठीक, जो वर्ष भर या वर्ष के अधिकांश समय छिछले जल से युक्त होती है। यह भू क्षेत्र अस्थायी और मौसम के अनुसार जल से भरता है, अतः यह एक विशिष्ट प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। यानी वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि में आपको बहुत सारे जीव जंतु देखने को मिलते हैं। ये जीव जंतु इस क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और किसी क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, तो इसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं। और आर्द्र भूमि जो कि है, ये दलदली इलाके को कहा जाता है। अगर शॉर्ट भाषा में कहें कि आर्द्र भूमि क्या होते हैं, तो ऐसे दलदली क्षेत्र जहाँ पर जीव जंतु निवास करते हैं, उसे आर्द्र भूमि हम कहते हैं। आर्द्र भूमि नाम कब आया? आपको पता है कि एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, उसी समय से आर्द्र भूमि को लोगों ने जानना और समझने लगे। तो आर्द्र भूमियों से संबंधित जो रामसर कन्वेंशन था, उसमें ये जो आर्द्र भूमि है, इससे रिलेटेड कुछ परिभाषा दिया गया है। तो जो रामसर कन्वेंशन के अनुच्छेद 1.1 और 2.1 में हमें कुछ परिभाषा देखने को मिलता है, वो परिभाषा अभी हम देखेंगे। तो अगर आपको मेंस में इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाता है कि रामसर कन्वेंशन क्या है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, रामसर में बताया गया था, रामसर का जो कन्वेंशन हुआ था, अधिसमय हुआ था, वहाँ पर आर्द्र भूमि को एक दलदल के रूप में, एक पंक भूमि, एक पीठ भूमि या फिर जल, ये कृत्रिम यानी मानव निर्मित एवं प्राकृतिक भी हो सकता है, अस्थायी एवं अस्थायी यानी यह कुछ समय के लिए भी हो सकता है, और यह लाखों करोड़ों साल से भी उस स्थान पर अभी तक आर्द्र भूमि के रूप में बना हुआ है। स्थिर भी हो सकता है। स्थिर का मतलब जैसे झील हो गया, ये स्थिर है। झील क्या चलता है? नहीं, झील एक ही जगह पर स्थिर रहता है। गतिमान जल हो गया, यानी नदी का जल, नदी का जल हमेशा गतिमान होता है। ताज़ा जल हो गया, खारा पानी का जल हो गया, लवण युक्त जो कि महासागर, सागर में हमें देखने को मिलता है। तो इन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि कहते हैं। आर्द्र भूमि समझ गए कि आर्द्र भूमि क्या होता है? आर्द्र भूमि एक दलदली क्षेत्र होता है जो कि कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से बनाया गया हो। यह अस्थायी एवं अस्थायी भी हो सकता है। यह स्थिर भी रहता है और गतिमान भी होता है। ताज़ा, खारा एवं लवण युक्त होता है। तो ये आपको पीटी के लिए याद करना है, क्योंकि पीटी में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा कि आर्द्र भूमि जो होता है, यह केवल ताज़ा पानी ही आर्द्र भूमि का निर्माण करते हैं। तो ऐसा नहीं है। आर्द्र भूमि का निर्माण विभिन्न प्रकार के कारणों से होते हैं। कृत्रिम, अस्थायी हो गया, प्राकृतिक हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसके अंतर्गत सागरीय क्षेत्र को भी शामिल किया जाता है, जहां निम्न ज्वार के समय जल की गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती है। यानी अगर आपके गांव में कोई तालाब है, तो क्या वह तालाब एक वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि है? तो आर्द्र भूमि हम उसको कहेंगे जिसकी लंबाई, गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 6 मीटर से अगर अधिक है तो उसे हम ये आर्द्र भूमि नहीं कहेंगे। तो सागरीय क्षेत्र को भी हम आर्द्र भूमि कंसीडर करते हैं, बशर्ते कि उसकी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। आर्द्र भूमि के प्रकार, यानी कितने प्रकार के आर्द्र भूमि होते हैं? तो आर्द्र भूमि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक होता है सागरीय आर्द्र भूमि,
अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि एवं मानव निर्मित आर्द्रभूमि। मानव निर्मित मतलब मनुष्य द्वारा बनाए गए आर्द्रभूमि, तालाबों या झीलों को हम आर्द्रभूमि कहते हैं, मानव निर्मित आर्द्रभूमि कहते हैं। समुद्र हो गया, सागर हो गया, वो भी एक प्रकार का आर्द्रभूमि है। और एक है अंतःस्थलीय, यानी ये जो हमारा भारत है, तो भारत के अंदर अगर कोई झील है, नदी है, तालाब है, तो उसको हम अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि कहेंगे। चलिए अब देखते हैं कि समुद्र या तटीय आर्द्रभूमि किसे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित आर्द्रभूमि शामिल है। पहला कौन सा है? अस्थायी उथले समुद्री जल जैसे खाड़ी एवं जलसंधियाँ। खाड़ी मतलब बंगाल की खाड़ी हो गई, जलसंधि यानी जहाँ पर दो या दो से अधिक नदी आकर मिल रहे हैं, वो भी एक प्रकार का आर्द्रभूमि होता है। समुद्री उपज्वार जलीय सतह भी एक आर्द्रभूमि होता है। परवाल भित्तियां यानी कोरल रिफ्स, ये भी एक प्रकार की आर्द्रभूमि के प्रकार में आता है। पथरीला समुद्री तट हो गया, और फिर बालू, गोटिया, कंकड़, लगून हो गया, मैंग्रोव हो गया, मैंग्रोव, ये सब आपको देखने को मिलता है। कुछ आर्द्रभूमि के प्रकार आर्द्रभूमि में मतलब ये शामिल होते हैं, और ये आर्द्रभूमि आपको समुद्र या फिर तटीय आर्द्रभूमि के प्रकार में आते हैं। याद रखिएगा, ये सब आपका पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। पीटी में कैसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा, बोलेगा कि लेगून जो है यह किस प्रकार का आर्द्रभूमि है? मानव निर्मित आर्द्रभूमि, सागरीय आर्द्रभूमि या फिर अंतर्निर्मित आर्द्रभूमि। तो लगून जो होता है यह एक सागरीय आर्द्रभूमि का प्रकार है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि या अंतर्देशीय आर्द्रभूमि यानी इनलैंड वेटलैंड। तो देखिए, इनलैंड वेटलैंड का मतलब कि एक कोई देश है, जैसे कि मान लीजिए भारत है, तो भारत के सीमा के अंदर जो जो जलमग्न क्षेत्र है, जैसे कि तालाब हो गया, झील हो गया, डेल्टा हो गया, स्ट्रीम हो गया, क्रीक हो गया, अनूप हो गया, या फिर कच्छ की भूमि हो गया, स्वच्छ पानी की स्प्रिंग हो गया, ये सब जो है अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि के प्रकार में आते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो कृपया इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट कर दीजिएगा। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि मानव निर्मित आर्द्रभूमि यानी मनुष्य द्वारा बनाए गए आर्द्रभूमि। ठीक है, तो एक्वाकल्चर सबसे पहला है, तालाब हो गया, छोटा टैंक हो गया, सिंचित कृषि भूमि होता है, कैनाल होता है, कैनाल का मतलब होता है नहर, और अपशिष्ट पानी निवारक क्षेत्र, जहाँ पर पानियों को हम इकट्ठा करते हैं, यानी गंदे पानी को जहाँ पर इकट्ठा करते हैं उस क्षेत्र को हम लोग अपशिष्ट पानी निवारक क्षेत्र कहते हैं। तो ये कुछ आर्द्रभूमि के प्रकार हुए, और सबका हम उदाहरण के साथ भी देखने का प्रयास किए हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या कि कच्छ भूमि किसे कहते हैं, कच्छ भूमि किसे कहते हैं। यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि कच्छ भूमि क्या है, तो कच्छ भूमि एक ऐसे आर्द्रभूमि होती है जो धाराओं एवं झीलों के किनारे पाई जाती है। कच्छ भूमि कहाँ पाई जाती है? कच्छ भूमि धाराओं, धारा मतलब जहाँ पर पानी की धारा होती है उसके किनारे पर या फिर झीलों के किनारे पर पाई जाती है। इसमें घास या पेड़ बड़ी मात्रा में उगते हैं। तो कच्छ की भूमि में आपको बहुत ही ज़्यादा घास की मात्रा देखने को मिलता है। यहाँ काष्ठीय पौधे बहुत कम पाए जाते हैं, और ये काष्ठीय पौधे भी झाड़ी के रूप में पाए जाते हैं। अतः यहाँ काष्ठीय पौधे की अपेक्षा घास कहीं अधिक होती है। तो यह जो है ये पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि कच्छ की जो भूमि है वहाँ पर काष्ठीय पौधे की तुलना में घास कम होते हैं। तो यह कथन बहुत ही गलत है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो कच्छ की भूमि होता है वहाँ पर घास अधिक मात्रा में होती है, किसके तुलना में? काष्ठीय पौधे की तुलना में। ठीक है, अब आर्द्रभूमि हम लोग लगभग 8-9 मिनट से पढ़ रहे हैं, तो इसका महत्व क्या है? सबसे पहले हम इसके महत्व को पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि बिना किसी महत्व के हम उसे पढ़ेंगे तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं
लगता है। तो आर्द्र भूमियों का महत्व क्या इम्पोर्टेंस है? तो विश्व में केवल 6% भूमि पर आर्द्र भूमि पाए जाते हैं। इसके बावजूद जैव विविधता एवं विभिन्न पारिस्थितिकी सेवाओं में इसकी अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मात्र पृथ्वी के 71% में आपको जल देखने को मिलता है। बाद का जो 29% भूमि है उनमें 6% आपको देखने को मिलता है क्या? आर्द्र भूमि। उस आर्द्र भूमि में आपको विभिन्न प्रकार के जैव विविधताएं एवं विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र देखने को मिलता है। आर्द्र भूमियों के प्रमुख लाभों की बात करें तो देखिए कि आर्द्र भूमि के क्या क्या लाभ है। तो आर्द्र भूमि से हम लोग मछली पालन कर सकते हैं। अगर कहीं आर्द्र भूमि है तो उससे हम बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। कहीं अगर सूखा पड़ा हुआ है तो उसके पानी को हम सिंचाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। भूमि जल का पुनर्भरण हम लोग करते हैं। तो देखिए बरसात जब होता है तो बारिश का पानी तालाबों में, डोभा में आदि में इकट्ठा होकर रह जाता है और उससे धीरे धीरे जमीन में पानी सिरसने लगता है, सोख लिया जाता है। तो यही हुआ भूमि जल पुनर्भरण। ठीक है। तट रेखा स्थिरीकरण एवं चक्रवात से संरक्षण। अगर कहीं पर जैसे कि आपको चिल्का लेक पता है, चिल्का लेक उड़ीसा में है, तो यह चक्रवातों से संरक्षण प्रदान करता है एवं तट रेखिका जो होता है उसको स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोषक तत्वों का भंडार होता है। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व मिलता है। खाद्य जाल देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको मछली, बहुत प्रकार के जलीय जीव देखने को मिलता है और यह एक जल का शुद्धिकरण के रूप में यूज़ होता है, यानी फिल्टर के रूप में यह काम करता है। जितना भी हैवी मेटल्स होता है, भारी धातु होते हैं, अगर वो जल निकायों के माध्यम से वेटलैंड में चल जाता है तो वो पृथ्वी के सतह पर रह जाता है एवं जो पानी होता है वो धीरे धीरे पृथ्वी के सतह पर सोख लिया जाता है। जैव विविधता यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर आर्द्र भूमियों से इमारत बनाने एवं ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। जलवायु परिवर्तन में न्यूनीकरण एवं अनुकूलन होता है एवं इसका एक बहुत ही बड़ा रोल होता है पर्यटन में एवं सांस्कृतिक मूल्य में। ठीक है। तो इतना सारा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ये था क्या? आर्द्र भूमियों का महत्व। हम लोग क्यों आर्द्र भूमि को इतना संरक्षण प्रदान करते हैं। अब हम भारत में आर्द्र भूमि का विस्तार देखेंगे कि भारत में कहाँ पर आर्द्र भूमि देखने को मिलता है। तो वर्तमान में रामसर आर्द्र भूमियों के रूप में केवल 70, तो ये डेटा थोड़ा सा गलत लिया गया है। अभी वर्तमान में 80 आर्द्र भूमि चिन्हित है। ये भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 7% भाग पर विस्तृत है। यानी भारत में टोटल रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्र भूमि टोटल 80 है और उनमें 80 जो आर्द्र भूमि है वह भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 21% है। तो 21% में 7% भागों पर हमें आर्द्र भूमि देखने को मिलता है। इसमें अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि, यानी हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि आर्द्र भूमि 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सागरीय आर्द्र भूमि, अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि एवं मानव निर्मित आर्द्र भूमि। तो इसमें अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि लगभग यानी 7% का 70% आपको अंतःस्थलीय यानी भारत के अंदर देखने को मिलता है। 69% आर्द्र भूमि। वहीं जो तट या फिर सागर पर हमें आर्द्र भूमि देखने को मिलता है वो है 27% एवं अन्य यानी जो मानव निर्मित है वह केवल 4% ही है। ठीक है। प्रत्येक प्रकार की आर्द्र भूमियों के औसत क्षेत्र के संबंध में प्राकृतिक आर्द्र भूमियां सर्वाधिक विशाल क्षेत्र में विस्तारित है। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुपात के संबंध में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि देखने को मिलता है। कितना? 70.5% एवं मिजोरम में 0.66%। सबसे कम आर्द्र भूमि हमें मिजोरम में देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि हमें देखने को मिलता है गुजरात में। वहीं संघ शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि है एवं चंडीगढ़ में न्यूनतम क्षेत्र में हमें आर्द्र भूमि देखने को मिलता है। तो यह वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि सबसे ज़्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश में हमें आर्द्र भूमि देखने को मिलता है। तो वो है लक्षद्वीप, जो कि एक अंतर
जो कि है क्या, एक अंतस्थलीय आर्द्रभूमि का प्रकार है। चलिए अब देखते हैं कि किस राज्य में कितना आर्द्रभूमि है और उसे कब आर्द्रभूमि घोषित किया गया। तो सबसे पहले चिल्का झील को 1981 में आर्द्रभूमि के लिए संरक्षित किया गया। उसके बाद केवलादेव। तो भारत का पहला आर्द्रभूमि यानी प्रथम आर्द्रभूमि कौन सा है, सबसे पहला आर्द्रभूमि कौन था, तो एक था चिल्का झील एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है एवं उड़ीसा में है चिल्का झील। 1981 में दोनों को आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। उसके बाद लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में है। तो ये अगर इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे तो अभी ज़्यादा ही समय इसको लग जाएगा, तो इसीलिए आप इसका PDF कलेक्ट करके इसको याद कर लीजिएगा। तो आपको नज़र में आ रहा होगा कि अभी हम लोगों ने लगभग इतना पढ़ लिया हूँ। तो उत्तराखंड में 2020 में यानी देखिए रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में बहुत सारे झीलों को आर्द्रभूमि में संरक्षित कर दिया गया है ताकि इससे जैव विविधता बना रहे भारत में। चलिए अब देखते हैं कि मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड क्या है। मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड क्या है कि ऐसे आर्द्रभूमि जो कि खराब होते जा रहे हैं, उसमें पानी की कमी होती जा रही है या फिर उसमें घास की मात्रा बढ़ रही है, प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, तो उसके संरक्षण के लिए हम उसको मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में शामिल कर देते हैं ताकि उसको अधिक से अधिक संरक्षण प्रदान किया जा सके। तो रामसर अधिसमय के अंतर्गत मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड का भी प्रावधान है। मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत तकनीकी विकास, प्रदूषण एवं मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप प्रभावित होने वाली आर्द्रभूमि शामिल की जाती है। तो वर्तमान में भारत में 2 आर्द्रभूमियों को मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है ताकि इसको समय रहते ही बचा लिया जाए, नहीं तो यह कृषि भूमि में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वर्तमान में आपको 2 आर्द्रभूमि देखने को मिलता है। पहला है मणिपुर का लोकटक झील यानी एक ऐसा झील जो कि तैरता है, ठीक है। और एक हो गया राजस्थान का केवलादेव जो कि भारत का पहला रामसर कन्वेंशन के तहत बनाया गया आर्द्रभूमि है। इससे पहले ओडिशा का जो चिल्का झील था उसे भी इसमें इंक्लूड किया गया था मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में, लेकिन इसकी अच्छी स्थिति को देखते हुए इसको मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है। तो वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है, तो यह एक वेटलैंड इंटरनेशनल यह एक NGO है यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। यह एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है। इसका उद्देश्य लोगों और जैव विविधता के लिए आर्द्रभूमि और इसके संसाधनों का संरक्षण व नवीनीकरण करना है। यह एक स्वतंत्र गैर लाभकारी एवं सरकारों द्वारा समर्थित वैश्विक स्तर पर यानी सरकार इसमें सहमत है कि आप हमारे वेटलैंड को संरक्षण प्रदान कीजिएगा। तो यह एक NGO है। तो वेटलैंड इंटरनेशनल द्वारा मध्य एशियाई फ्लाईवे ऐप पर महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। यह फ्लाईवे मध्य एशिया के क्षेत्रों को शामिल करता है जहां से प्रवासी पक्षी गुजरते हैं। तो प्रवासी पक्षी आपको पता है कि पक्षी जब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, यानी मान लीजिए कि यह अमेरिका है और यह भारत है, यहाँ से यहाँ अगर पक्षियाँ आ रही है तो यह थक जाती है, तो किसी दलदली क्षेत्रों में वह रुक कर वहाँ पर अपना खाना खाकर फिर भारत के लिए रवाना होती है, जैसे कि हम लोग भी करते हैं। जब हम लोग थक जाते हैं तो कहीं पर रेस्ट करते हैं, ठीक उसी प्रकार रेस्ट करने के बाद वो अपने यात्रा को फिर से चालू करते हैं। तो इस प्रकार मध्य एशियाई फ्लाईवे के रूप में यह एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसे मध्य एशियाई भारतीय फ्लाईवे भी कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि मध्य एशियाई फ्लाईवे क्या है, तो यह एक
एनजीओ है जिसे हम वेडलैंड इंटरनेशनल के नाम से भी जानते हैं। आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए भारत द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? तो आपको पता ही है कि जब 1981 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, तब भारत भी उसमें पार्टिसिपेट किया और 1982 को भारत के 2 दलदली क्षेत्रों को वेडलैंड का नाम दिया गया, जिसमें से एक केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है जो कि राजस्थान में स्थित है, एवं दूसरा चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। तो 1 फरवरी 1982 में इसका पक्षकार बना। तो रामसर अधिनियम 1975 में लागू हुआ। गलत दिया गया है यहाँ पर, या गलत दिया गया है, इसको 1981 कर लीजिएगा। तथा भारत 1 फरवरी 1982 में इसका पक्षकार बना। भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए विविध उपाय किए गए हैं। अद्यावधि भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु कोई अलग कानून प्रावधान नहीं है, किंतु निम्नलिखित प्रमुख कानूनों और अधिनियम अप्रत्यक्ष रूप से इससे संबंधित है। यानी आर्द्रभूमियों से रिलेटेड भारत में किसी प्रकार का कोई सेपरेट कानून का निर्माण नहीं किया गया है, परंतु भारत में जो प्रचलित कानून है उसी के तहत इसको अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। जैसे कि भारतीय मत्स्य अधिनियम 1857, भारतीय वन्य अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम 1974-77 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और तटीय क्षेत्र विनियमन अधिसूचना 1981। तो इन 6 कानूनों के माध्यम से ही भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए, वर्तमान में भारत में नए 5 अलग से वेडलैंड को इंक्लूड किया गया है। उसे याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो कि है वो है, भारत में 5 नए वेडलैंड को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। तो पहला कौन सा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये लोकेशन के साथ आपको चित्र नज़र आ रहा है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स में नीचे पढ़ रहे हैं। तो देखिए, प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से हम देखेंगे कि वेडलैंड पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो वेडलैंड क्या है? पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब भारत में 75 से बढ़कर 80 हो गए हैं। वेडलैंड भूमियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने अमृत धरोहर पहल की शुरुआत की है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, कि रामसर यानी वेडलैंड के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने अमृत धरोहर पहल को शुरू किया है। वेडलैंड को संरक्षण करने के लिए क्या भारत सरकार ने अमृत धरोहर को स्टार्ट किया है। ये 5 वेडलैंड जो वर्तमान में नए 5 वेडलैंड को ऐड किया गया है, वो तमिलनाडु एवं कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। तो ये 5 वेडलैंड कौन कौन से, इसे याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला जो कि है अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य जो कि कर्नाटक में है। अगला है अघनासिनी मुहाना कर्नाटक, और अंक समुद्र ये कर्नाटक, अंक समुद्र कर्नाटक और अघनासिनी कर्नाटक, ये 2 कर्नाटक से। और एक है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक से। 3 आते हैं एवं 2 है वो है तमिलनाडु से। तो कर्नाटक से अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य और अघनासिनी मुहाना, और अगला है मगधी केरा संरक्षण रिजर्व। तो ये 3 आपको कर्नाटक से देखने को मिलता है। और अगला जो 2 है वो है तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु से एक आता है क्राइवेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड सोलार रिजर्व 1 और कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य, इसको हम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य जो कि कर्नाटक से
लिया गया है। यह एक मानव निर्मित ग्रामीण सिंचाई टैंक है। तो देखिए यह एक मानव निर्मित ग्रामीण सिंचाई टैंक है। हमने देखा था कि वेटलैंड कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक सिंचाई टैंक भी आर्द्र भूमि हो सकता है। तो जो कि अंक समुद्री पक्षी अभयारण्य जो है यह एक मानव निर्मित ग्रामीण टैंक है जिसे सदियों पहले बनाया गया था। यह बहुत ही पुराना है। यह अंक समुद्री गांव से, यानी ये गांव है अंक समुद्री गांव, उससे 98.76 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता से समृद्ध वेटलैंड है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट यह है कि यह एक मानव निर्मित अंतः सिंचाई टैंक है जो कि काफ़ी सदियों पुराने बनाया गया था। इससे पेटेंट स्टॉक और ब्लैक हेडेड आइब्रिस आदि प्रमुख है। तो यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं ये इम्पोर्टेंट फिर हो जाता है। पेंटेड, एक मिनट, तो यहाँ पर आपको देखने को पेंटेड स्टार्क देखने को मिलेगा एवं ब्लैक हेडेड आइब्रिस देखने को मिलता है। तो ये क्या है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा कुछ स्नेक का यहाँ पर चित्र दिया गया है। अगला जो कि कर्नाटक से ही आता है उसका नाम है अघनासिनी सेंचुरी। तो यह अघनासिनी नदी पर एवं अरब सागर के समीप पर बना हुआ है। तो अघनासिनी जो कि एक नदी है इसी के नाम पर बनाया गया है अघनासिनी वेटलैंड जो कि कर्नाटक का है और यह अरब सागर के समीप देखने संगम पर बना हुआ है। ठीक है। इस आर्द्र भूमि में मछली पकड़ने, कृषि, खाद्य और केकड़ा आदि, और फिर हो गया झींगा मछली, मुहाने के चावल के खेतों में पारंपरिक मछली पालन और नमक उत्पादन किया जाता है। तो यह एक ऐसा वेटलैंड है जहां पर नमक का उत्पादन किया जाता है, चावल का खेती किया जाता है और विभिन्न प्रकार के जो कृषि कार्य है वो भी इस वेटलैंड में किया जाता है। इसके मुहाने की सीमा से लगे मैंग्रोव वन तटों को तूफान और चक्रवात से बचाने में मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा पीटी एग्ज़ाम के लिए। इस वेटलैंड में नदी टर्न, ओरिएंटल डार्टल, काम काले और समर्थित गील, उदिनगल और सारेस यूरेशियन, तो कुछ इस प्रकार के प्रजाति यहाँ पर देखने को मिलता है। नगदी केरा कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये भी कर्नाटक से ही है और ये एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। याद रखिएगा ये भी एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि। उसके पहले हम लोग देखे थे अंक सागरीय वाला, देखे थे अंक समुद्री था, अंक समुद्री वेटलैंड, तो वो भी मानव निर्मित था और ये भी मानव निर्मित है। कौन सा? मगधी केरा कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये भी एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। इसे वर्षा जल को संग्रहित करके सिंचाई करने के लिए बनाया गया था। तो इसको किस लिए बनाया गया था, किस उद्देश्य से? तो इसका उद्देश्य इस कार्य के लिए यानी सिंचाई कार्य के लिए किया गया था। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के आपको पशु पक्षी देखने को मिलता है जो कि याद करने योग्य नहीं है। और क्या? करावेटी पक्षी अभयारण्य। करावेटी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर देखने को मिलता है? तमिलनाडु में। तो इसकी क्या खूबियाँ है चले देखते हैं। यह तमिलनाडु के सबसे बड़े अंतर्देशीय आर्द्र भूमि में से एक है, यानी तमिलनाडु का सबसे बड़ा अंतर्देशीय यानी भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है जो कि तमिलनाडु में है। आर्द्र भूमि के पानी का उपयोग ग्रामीणों द्वारा धान, गन्ना एवं कपास, मक्का, लाल चना जैसे कृषि फसल की सिंचाई के लिए किया जाता है। इस आर्द्र भूमि में पक्षियों के 198 प्रजाति पाए जाते हैं जो कि आपको देखने को मिल रहा है, याद कर लीजिएगा। लोंगमुन सोलर रिजर्व, तो ये भी तमिलनाडु में है। इसका नाम तमिल शब्द सोलाई के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सोला वन नीलगिरी, अन्नामलाई, पलानी हिल्स एवं कालाकुट्टा आदि जगह पर पाई जाती है। तो यह कुछ वन के प्रकार है। तो इस प्रकार हमें याद रखना होगा विभिन्न
नए नए जो वेटलैंड ऐड किए गए हैं जो कि 80 है, 80 टोटल है, जिसमें से 5 नया ऐड हुआ है। अब रामसर साइट के बारे में। रामसर साइट एक आर्द्रभूमि होता है जिसे यूनेस्को द्वारा ईरान के रामसर में फरवरी 1971 में हस्ताक्षरित एक पर्यावरण संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है। यह आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उसके संसाधनों के सतत उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करता है। रामसर स्तर में शामिल होने के लिए रामसर कन्वेंशन द्वारा परिभाषित 9 मापदंडों में से कम से कम एक को पूरा करना होता है। यानी 9 गो क्राइटेरिया है जिसमें से आपको कम से कम एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, तभी वह रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि घोषित हो पाएगा। तो भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ, ये इम्पोर्टेंट रखिएगा। तो ये 9 क्राइटेरिया कौन कौन से है यहाँ पर आपको दिया गया है, याद कर लीजिएगा। वीडियो वैसे तो बहुत ही बड़ी हो चुकी है और ये कुछ प्रश्न है, तो मैं इस प्रश्नों को तो अभी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बैटरी बहुत ही लो हो चुका है मेरे मोबाइल में। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर